हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डायमंड एजुकेशन अड्डा पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और आज की हमारी टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे हर साल लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पेपर में आता है। तो आइए हम देखते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस की प्रमेय हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो गॉस की प्रमेय में हम वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में क्या पढ़ते हैं? संबंध पढ़ते हैं कि वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है। और इन सब चीज़ों को हमने पहले इसलिए लिख दिया है ताकि आप एक नोट्स अच्छी तैयार कर सकें और प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ आपकी वीडियो भी छोटी होगी ताकि आपके समय की बचत हो और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। हम ये पूरी कोशिश करेंगे आपको बहुत ही कम समय में क्या करें, समझा सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो दिया गया है गॉस की प्रमेय। तो यह गॉस की प्रमेय भी कह सकते हैं या इसे कहीं कहीं आप लोग गॉस का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो कहा गया है कि गॉस की प्रमेय जो है स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच का संबंध बताता है। हमने बताया ना अभी कि इसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में क्या पढ़ते हैं? संबंध पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ यानी कोई एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना कीजिए जो क्या हो? बंद हो। बंद होने का मतलब कि वह चारों तरफ से क्या हो? घिरा हुआ हो। जैसे आपके सामने पृष्ठ दिख रहा है ना, यह बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो यह बंद पृष्ठ की आपने कल्पना की और इसमें से जो भी इस आवेश से वैद्युत रेखाएं गुजरेंगी, जो भी यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान मिलेगा हमको, वह जो वैद्युत फ्लक्स होगा इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। वो कैसे? तो आइए हम प्रमेय के माध्यम से समझते हैं कि जो प्रमेय के अनुसार इसकी डिफिनेशन क्या होगी। कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये आपका बंद पृष्ठ हो गया, इसमें से जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब उस पृष्ठ द्वारा जो घिरे हुए होंगे कुल आवेश का, यानी इस पृष्ठ द्वारा जो घिरा हुआ क्या है? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। कितना होगा? 1/ε0 गुना होगा। कहने का मतलब कि वैद्युत फ्लक्स कितना है? φe है। ठीक, यह वैद्युत फ्लक्स φe हो गया। कहा गया है कि वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है? Q का 1/ε0 गुना होगा। तो हमने Q का 1/ε0 गुना कर दिया, तो Q का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? Q/ε0 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यदि किसी पृष्ठ A से परिबद्ध आवेश Q है, यानी कोई बंद पृष्ठ है जो A है और A से जो परिबद्ध आवेश है वह कितना है? Q है। तो इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe बराबर क्या होगा? Q/ε0 होगा। क्या होगा? Q/ε0 होगा। तो यही गॉस की प्रमेय में बताया गया है। ठीक है, तो यह हमको, अब हम यह देखेंगे कि हमको φe बराबर Q/ε0 यह कैसे प्राप्त हुआ। तो हम इसकी उत्पत्ति करेंगे कि इसकी उत्पत्ति के लिए हम यह जानेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया कि हमको जाके φe बराबर 1/Q/ε0 मिला हमको। ठीक है, तो आइए देखते हैं उपपत्ति में हम देखेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q, किसी बद्ध पृष्ठ A के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। माना कि पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, तो और फिर कहा गया है जिसकी बिंदु O से दूरी R है। तो देखिए इसमें कहा गया किसी बंद पृष्ठ A, तो यह आपका जो देख रहे हैं हरे रंग से जो है ये आपका एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हुआ कितना है? कैपिटल A है। और इसी में एक बिंदु O है और इसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश क्या है? स्थित है। और ये जो आपका पृष्ठ है इसी पृष्ठ पर कहीं पर एक बिंदु क्या है? P है और P से O की जो दूरी है वो स्मॉल r है। देखिए आप लोगों ने यही लिखा गया है यहाँ पर कि माना कोई बिंदु आवेश Q, तो बिंदु आवेश Q यहाँ पर हो गया किसी बंद पृष्ठ A के अंदर। तो यह जो बंद पृष्ठ A के क्या है? अंदर किसी बिंदु O पर क्या है? स्थित है। फिर कहा गया है कि माना कि पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, तो माना कि पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है? P, और P से O की जो दूरी वह कितनी? स्मॉल r है। तो बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है। यह जो बिंदु P आपने यहाँ पे लिया गया है,
तो इसके चारों ओर हम छोटा सा देखेंगे, इसके चारों ओर ये एक क्षेत्रफल कवर करेगा और उस क्षेत्रफल को हम लोग अल्पांश बोलेंगे, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल होगा जिसको हम लोग को डी ए से व्यक्त किया है। या तो आप इसे डेल्टा ए से भी व्यक्त कर सकते हैं या तो इसे डी सी ए से भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यह जो बिंदु आवेश Q से बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो कहेंगे कि बिंदु O पर रखे, क्या गया, बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यह जो O पे रखा हुआ आवेश है बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। तो आप जानते हैं किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये कैसे मिलता है हमको, कूलाम के नियम से मिलता है। ये आप लोग भली भांति पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियो में कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये आपको का समीकरण नंबर ए। अब यह तो हमको पता चल गया कि जो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो आप यह भी देख रहे हैं कि जो O और P को मिलाने वाली यह जो रेखा है, इसी रेखा के अनुदिश हमारे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो देख रहे हैं कि इसी के अनुदिश ठीक सामने तरफ यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। और ये आप लोग देख रहे हैं जो क्षेत्रफल DA है, क्षेत्रफल DA देख रहे हैं कि नहीं। अब इस क्षेत्रफल DA का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह देखिए ठीक इस प्रकार से होगा, DA जो n कैप की दिशा में व्यक्त कर रहा है और इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो जब यह थीटा के कोण पे बन रहा है तो अब हम देखेंगे कि इस DA से प्लस Q आवेश है कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इस वाले क्षेत्र से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत, क्या कहेंगे, क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, यानी इस DA के क्षेत्रफल जो छोटा सा क्षेत्रफल आपने लिया है इससे कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर जा रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, d∅, यानी बहुत ही जो छोटा क्षेत्रफल है तो कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d∅ हो जाएगा। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, E इंटू DA cos थीटा होता है। क्या होता है, E इंटू DA cos थीटा। यह भी आप लोगों ने वैद्युत फ्लक्स वाले वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से हम लोग E इंटू DA cos थीटा को प्राप्त करते हैं। और जहाँ थीटा E व DA के बीच का क्या है, कोण है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, यह जो आपका E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो क्षेत्रफल सदिश DA के बीच का कोण क्या है, थीटा है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या किया गया, व्यक्त किया गया है। और जो उसका वैद्युत फ्लक्स होगा क्या होगा, d∅ बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू DA cos थीटा हो जाएगा। आपको मिल गया। तो एक चीज़ और आप देखिएगा कि यह जो d∅ या d∅e होगा, ठीक है ना, छूट गया था। तो d∅e बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू DA cos थीटा, और जहाँ थीटा क्या है, E व DA के बीच का कोण है। यहाँ तक तो हम लोग को प्राप्त कर लिए हैं। अब इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए आप लोगों ने यह प्राप्त किया है, क्या प्राप्त हुआ है, d∅e बराबर हमको मिला है E इंटू DA cos थीटा। ठीक है, तो आप जानते हैं, देख रहे हैं कि E का मान हम लोग कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से हम लिखने जाएंगे तो d∅e बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, E का मान रखेंगे क्या, 1/4πε0 इंटू Q/r²। यह तो हमने किसका मान रखा है, E का, तो इंटू में क्या बचा हुआ है, DA cos थीटा भी क्या है, बचा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा d∅e बराबर Q के अंदर हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा Q/4πε0 और इंटू यह हो जाएगा DA cos θ/r²। इतना प्राप्त हो गया। तो एक चीज़ और आप देखिएगा कि यह जो आपने पृष्ठ लिया है DA पृष्ठ, ठीक है, तो यह DA पृष्ठ के माध्यम से, DA पृष्ठ के द्वारा यह बिंदु A पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। बिंदु A पर कैसा निर्माण हो रहा है, एक कोण का। और यह देख रहे हैं कौन सा कोण बन रहा है, d ओमेगा यानी यह घन कोण बन रहा है।
इस पृष्ठ के द्वारा अगर यहाँ से आप एक रेखा खींचेंगे तो एक शंकुनुमा यहाँ पर आकृति बनेगी, और यहाँ पर जब एक शंकुनुमा आकृति बनेगी, जैसे आप लोगों ने घनकोण में पढ़ा था, तो जब एक शंकुनुमा आकृति बनेगी तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, डी ओमेगा प्राप्त होगा। और आप लोग जानते हैं कि जो डी ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। तो यह जो आपको मान मिला है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा। तो इसको आप समीकरण नंबर 2 बना दीजिए, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे तो हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आगे, तो हम आगे लिखेंगे, अच्छा ये बताइए घनकोण इसके यहाँ पर जो घनकोण बना किसके द्वारा बन रहा है, इस डी ए वाले क्षेत्रफल के द्वारा बन रहा है ना। तो हम लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल डी ए, अल्पांश क्षेत्रफल डी ए के द्वारा बिंदु कहाँ बना है, बिंदु ओ पर बना है ना, बिंदु ओ पर आंतरित घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम डी ओमेगा का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में डी ओमेगा का मान रखने पर, जब डी ओमेगा का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब देखिए इस पूरे की जगह डी ए अपान कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो यह तो आपको प्राप्त हो गया कहाँ, इस छोटे से के द्वारा यहाँ बिंदु ओ पर जो घनकोण अंतरित होगा। तो यह तो हो गया कितना, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो गया। तो आपको जो समीकरण 2 में इसका जब आपने मान रखा तो आपको मिला डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यह तो हमको छोटे से भाग के द्वारा प्राप्त हुआ कि इस जो डी ए क्षेत्रफल से कि बिंदु ओ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। अब हम यह देखेंगे कि पूरे पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। यह तो आपने किसके माध्यम से निकाला है, एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के माध्यम से कि यहाँ डी ए से जो निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स वह कितना है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा है। अब हम निकालेंगे पूरे पृष्ठ से, तो हम लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ ए के द्वारा। तो इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, आप लोग नोट्स करते चलिएगा साथ साथ में। क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ए के ए से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब ए से बाहर निकलने वाला पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ए से जब बाहर निकलने वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन हम कर देंगे। यानी ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे पृष्ठ होंगे ना, ऐसे बहुत से छोटे छोटे जो पृष्ठ होंगे तो उनका हम क्या कर देंगे, समाकलन करके योग कर देंगे तो हमको टोटल क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो हम दोनों पक्षों के क्या कर देंगे, समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर समाकलन हो जाएगा 4 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। जब हम समाकलन करेंगे इसका तो यह हमको देखिए, जब ये हमको क्या प्राप्त हुआ था, फाई ई, जिसका हम समाकलन करेंगे तो हमको पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फाई ई। और यह देखिए क्यू जो दिया आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका कांस्टेंट है, या बाहर निकल जाएगा तो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर क्या बच जाएगा, डी ओमेगा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डी ओमेगा बच जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जब डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि डी ओमेगा जो घनकोण में हम लोगों ने पढ़ा था
कि छोटे से पृष्ठ के द्वारा हुआ था। तो और हम देखेंगे जब डी ओमेगा का, तो डी ओमेगा का हम लोग जब समाकलन किए तो हमको कितना प्राप्त हुआ था 4 पाई, यानी छोटे से कोण के द्वारा जब हमको यहाँ पर अंतरित कोण कितना प्राप्त हुआ था डी ओमेगा। जब हम पूरे पृष्ठ ए के द्वारा देखेंगे कि इस बिंदु ओ पर कितना घन कोण अंतरित होगा, तो कितना घन कोण अंतरित होता है 4 पाई अंतरित होता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा के हम लोग लिखेंगे कि बिंदु ओ पर पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ लिखिएगा, बिंदु ओ पर संपूर्ण पृष्ठ ए के द्वारा अंतरित घन कोण 4 पाई होता है। कितना होता है 4 पाई होता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या रख देंगे गुणे 4 पाई रख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब इसका हम समाकलन करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है 4 पाई प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप लोग देखें किसमें, घन कोण में आप लोगों ने इसको देखा है। तो अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि 4 पाई से अब 4 पाई हम लोग काट सकते हैं। तो फाई ए बराबर हमको देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही हमको लाना था कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो हम नीचे लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गॉस की प्रमेय का निगमन किया है। तो जहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वहाँ पे आप लोग वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।